Hello everyone. Today we are going to discuss last year UT पेपर जो कि सनवेव स्कूल बलिया का है। तो इसमें हम बात करेंगे सारे क्वेश्चंस के ऊपर और उसके सॉल्यूशंस के ऊपर। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डियर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज cosec x minus cot x is equal to 1/2 where x is lies between 0 to pi by 2. Then what is the value of cos x? तो क्वेश्चन वन को अगर हम डील करें तो यहाँ पे पूछ रहा है, आपको बता रहा है कि cosec x माइनस कॉट एक्स की जो वैल्यू है ये है आपका 1/2। आप हमको बता दीजिए कि कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल सी बात है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ की इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या होता है। ये कॉसेक को लिख सकते हैं बच्चों 1/sin x माइनस इसको लिख सकते हैं आप कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू आपका है 1/, क्या डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, क्या ऐसा हो जाएगा। तो जब ऐसा कोई भी इक्वेशन होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम दो बातें रखते हैं, यानी इस वन को हटाना होता है। वन को कैसे हटाएंगे, कॉस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2। ठीक है, और नीचे जो साइन लिखा हुआ है इसके लिए जगह पे आप ये लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/, ठीक है, यूज करिए सारी वैल्यू यहाँ पे। 1 - 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 इज इक्वल टू कितना है बच्चों 1/2। 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये साइन एक पावर उड़ा देगा, यानी साइन x/2 अपॉन कॉस x/2, दिस इज व्हाट tan x/2, यानी tan x/2 की वैल्यू हमको मिल चुकी है 1/2। ठीक है, तो हमें पता नहीं कि tan किसकी वैल्यू, कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ये तो हम वो x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ से निकाल करके x की जगह यहाँ पे रख देते, हमें वैल्यू मिल जाती है। हमें ये पता नहीं है तो क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूले का हेल्प लेंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है, cos x इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। इसी फॉर्मूले का हेल्प लेंगे और cos x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, क्योंकि मुझे tan x/2 की वैल्यू पता है। तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 अपॉन 1 प्लस 1/4, दिस इज नथिंग बट 3/4 डिवाइडेड बाई 5/4। डिनोमिनेटर इससे कट गया आपस में, द रिजल्ट इज वॉट 3/, यानी जो cos x की वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई बच्चों 3/5। 3/5 जो ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी ये आपका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक -20π/3। तो आपको पता है कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं। लिखा है कोसेक 20, दो से तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात क्या, अगर यहाँ पे लिखा है कोसेक माइनस एक्स, ये हो जाता है माइनस कोसेक एक्स, जस्ट लाइक साइन, लाइक जैसे साइन होता है उसी तरह से कोसेक भी होता है। यानी फर्स्ट स्टेप में आप माइनस कर दो बाहर, हो जाएगा कोसेक, ठीक, हो जाएगा आपका 20π अपॉन, अब इसको कैसे डील करेंगे, तो लिख सकते हैं आप कोसेक, और जो 20 है तो आप लिख सकते हैं 7π-3, तो 21 से यहाँ पे लिखते हैं पाई। बात समझ में आ रही है। अब 7π में आप समझ लीजिए 7π का मतलब क्या होता है कि जब ये कंप्लीट एक रोटेशन करता है तो ये होता है 2π।
ये कंप्लीट दूसरा रोटेशन करेगा तो 4 पाई, ये कंप्लीट जब तीसरा रोटेशन कर लेगा तो हो जाएगा आपका 6 पाई। यानी कि 3 कंप्लीट रोटेशन है, 3 कंप्लीट मतलब 6 पाई। अब 6 पाई यानी जब हमारा 2 पाई जीरो के इक्विवेलेंस होता है तो 6 पाई भी क्या होगा, जीरो के इक्विवेलेंस। यानी 6 के बाद उसने कितना घुमाया, पाई घुमाया, पाई मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट, इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज नथिंग बट कोसेक पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है पाई माइनस पाई बाई थ्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करती है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू आपकी, हो जाएगी माइनस, दिस इज कोसेक पाई बाई थ्री। कोसेक पाई बाई, कोसेक पाई बाई थ्री का मतलब समझते हैं आप, आ जाएगा वैल्यू माइनस साइन पाई बाई थ्री, यानी साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ये जो ऑप्शन दिख रहा होगा वो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन दिख रहा है आपका -2/√3, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका राइट है। क्लियर बात है यहाँ तक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ आर इज अ रिलेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट ए हैविंग m एलिमेंट to a finite set B having n element, then the number of relation from A to B। देखिए इसको आपको बताया गया है बहुत अच्छे से क्लास में कि अगर हमारे पास कोई सेट A है जिसमें m एलिमेंट है, तो एक अनदर सेट है B, ये भी फाइनाइट है जिसमें n एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ, आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू, ए से बी में कितने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो फॉर्मूला बताया गया था आपको 2 के पावर m इंटू एन। ये कैसे बताया गया था कि ए क्रॉस बी जो होता है उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, इसी का जो सबसेट होता है इसी को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, यानी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए में अगर m एलिमेंट है, बी में अगर n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी कितना हो जाएगा आपका, यानी ये हो जाएगा m इंटू एन। यानी कि ए क्लास बी में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m इंटू एन हो जाएंगे। तो इसके टोटल कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 2 के पावर m इंटू एन, क्योंकि जो रिलेशन होता है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 के पावर m इंटू एन। यानी ये जो ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब। तीसरा क्वेश्चन है, हम सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन फोर्थ है आपका, the domain and range of the real function this is given by। तो कोई भी अगर हमारे पास फंक्शन होता है, जैसे ये फंक्शन है यहाँ पे 4 - x/-4, ठीक है। कोई भी फंक्शन होता है अगर वो रेशनल फंक्शन होता है, ऊपर भी पॉलिनॉमियल नीचे भी पॉलिनॉमियल, तो उसका जो डोमेन होता है, कैसे हम लोग डोमेन करते हैं, आपको बताया गया है कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। यानी एक्स की सारी वैल्यू अटेंड कर लेगा एक्सेप्ट 4। तो एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अभी अब बात करेंगे रेंज। रेंज मतलब क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, यानी फंक्शन की जो पॉसिबल वैल्यूज होती है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेंज। कैसे निकालते हैं, यानी इसकी जो जो पॉसिबल वैल्यू आएगी उसी को हम लोग कहेंगे रेंज। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ऊपर से माइनस को कॉमन करूँ तो क्या हो जाएगा, x-4 हो जाएगा। नीचे क्या रहेगा, x-4 रहेगा। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, कट के कितनी आ जाएगी, -1। यानी यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखेंगे एक्सेप्ट 4, ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, -1। यानी कोई भी इनपुट डालेंगे 4 के अलावा तो ये हमेशा आउटपुट क्या देगा, 1। जो आउटपुट का कलेक्शन होता है वही होता है हमारा रेंज। यानी इसका जो रेंज होगा कितना होगा बच्चों, माइनस। क्लियर है बात। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डोमेन है आपका सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4, यहाँ पे करली ब्रैकेट बनना चाहिए था, करली ब्रैकेट नहीं बना, ये करली ब्रैकेट होना चाहिए था। और रेंज कितना है आपका, -1। तो ये आपका क्या है, ये ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है,
क्वेश्चन नंबर 5 है टू फाइनाइट सेट हैविंग m and n एलिमेंट द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकेंड द वैल्यू ऑफ m and n रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक सेट ए है इसमें m एलिमेंट है, ठीक है, यानी इसका जो कार्डिनल पॉइंट है m है, और दूसरा कोई सेट है बी, इसका कार्डिनल पॉइंट क्या है n है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसका जो सबसेट होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट का जो सबसेट होगा वो इसके सबसेट से कितना ज़्यादा होगा, इसके सबसेट से 112 ज़्यादा होगा, यानी इसका भी जो सबसेट होगा वो कितना होगा, 112 ज़्यादा। इसका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा वो कितना होगा, 2 के पावर n होगा, और इसका कितना होगा, 2 के पावर n होगा। तो ये ज़्यादा है, इसको इक्वल करने के लिए 112 यहाँ को ऐड कर देंगे तभी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको बताना है कि m और n की क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से टिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम ऐड किया गया है 112, ठीक है, तभी आपस में इक्वल हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है, यानी m की वैल्यू ऑलवेज n से बड़ी होगी, तो ऑप्शन में जाके चेक करेंगे कहाँ पे m की वैल्यू बड़ी है। यहाँ पे m की वैल्यू छोटी है, यहाँ पे बड़ी है, इसको कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो इसको कंसीडर कर सकते थे, यानी इसको वैल्यू चेक कर लेंगे। 2 के पावर 7 इज इक्वल टू 2 के पावर 4 प्लस 12, ठीक है। दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 प्लस 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 2, यानी 128 हो जाएगा इस तरफ। इसको करिए कितना हो जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये आ जाएगा 128, यानी वो साइड्स आर इक्वल व्हेन द वैल्यू ऑफ m इज व्हाट 7 एंड वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 4। क्लियर, ठीक है, ओके। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये ऑप्शन कौन सा था आपका, ऑप्शन ऑप्शन आपका सही था यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है, आपका बी ऑप्शन क्या था, बिल्कुल करेक्ट। नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप इसको दो वे से कर सकते हैं, एक एक है इजी वे, एक है थोड़ा सा टफ वे। कैसे इजी वे से कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 6 है आपका कि आई के पावर 592 एंड प्लस आई के पावर 590 प्लस आई के पावर 588 प्लस आई के पावर 586 प्लस आई के पावर 584, नॉट आई, इसको आयोटा बोलते हैं हम लोग। तो इसको हमें सॉल्व करना है और बतानी है इसकी वैल्यू कितनी है। तो देखिए ये सब है 30 सेकंड का क्वेश्चन। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए लोवेस्ट पावर कितना है 574, यहाँ पे कितना है 584। तो अगर ऊपर वाले से 10 मतलब आई के पावर 10 को कॉमन कर लिया जाए तो क्या डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा, देख लीजिए। अगर न्यूमरेटर से आई के पावर 10 कॉमन कर लिया जाए तो क्या डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा, आपका यहाँ तक बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि आई के पावर 10 को आप करिए बाहर, तो जो ऊपर वाला टर्म होगा वो क्या होगा, आई के पावर 582 एंड सो ऑन, और लास्ट वाला होगा आई के पावर 70 और 574। यही सेम चीज़ क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा आई के पावर 582 प्लस लास्ट टर्म कितना होगा आई के पावर 57। ये कॉमन कर लिया हमने, आई के पावर 10 को न्यूमरेटर से -1 है, ये कट के 1 हो जाएगा, यानी कि आई के पावर 10 -1। आई के पावर 10 को लिख सकते हैं आई के पावर 4 के पावर 2, 8 हो जाएगा इंटू आई का स्क्वायर -1। ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 1, 1 इंटू आई का स्क्वायर -1। आई का स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 दैट इज व्हाट -2। यानी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, -2, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में देखिए क्या लिखा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i। तो अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें, किसकी बात करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पहले रियल नंबर में आप समझ लीजिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अगर मैं पूछूं कि 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि रिजल्ट 1 आ जाए, 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो आप कहेंगे 1/5। तो ये जो 1/5 है
ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 5 का। इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं, 5 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5। यानी कि अगर दो नंबर a इंटू बी इक्वल्स टू 1 होते हैं तो ये a b एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये रियल नंबर में होता है, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो सेम आइडेंटिटी तो हमेशा मल्टीप्लिकेशन की 1 होती है, तो हमेशा याद रखिएगा, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे आपका रियल नंबर हो, हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑलवेज इज 1। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, 1 होगी। तो यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम, और इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो चलिए, क्या किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 3 + 2y का आपसे पूछा है मल्टीप्लिकेटिव। तो आपको बताया इसमें हम 1/3 + 2y का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1। यानी इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा कितना हो जाएगा, 1/3 + 2y। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आंसर हम डिनोमिनेटर में अगर आई होता है तो उसको वैसे नहीं देते हैं, यानी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको 2y को हमको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। यही तो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इसका आंसर देंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, स्लाइस कर देते हैं इसको, 3 - 2i/3 - 2i। न्यूमरेटर में हो जाएगा 3 - 2i, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 2i का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4, और i का स्क्वायर। दिस इज व्हाट, 3 - 2i, और ये i का स्क्वायर -1 होता है, यानी कि 9 प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये कुछ और नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/13, और ये हो जाएगा आपका 3 - 2i। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो बोलेंगे इसको, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 + 2i। इज इट क्लियर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, 1/13 ब्रैकेट में 3 - 2i। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डियर, सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, और ये लिखा हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक मेथड आपको पता होगा, दूसरा मेथड सिंपल होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लीजिए इस पे, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा। तो डायरेक्टली फार्मूला हम यूज करेंगे जब हमारे पास इक्वेशन होता था ax² + bx + c = 0। अगर ये हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो कितनी होती है डियर, -3 ±√/b² - 4ac/2a। तो यही सेम फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसमें a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो क्या हो जाएगा आपका फाइनली x इज इक्वल टू, तो हो जाएगा आपका माइनस यानी 4 हो जाएगा, ±√/b² यानी कि 16 हो जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर -4ac। तो -4ac डेट इज वॉट आपका हो जाएगा, तो 7 दूना का 8, आते तो 24, यानी कि 24 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 4। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की अगर अपन कोशिश करें तो हो जाएगा 4। ठीक है, और प्लस माइनस रूट ओवर 24 - 16, ये हो जाएगा -8 रूट में, और ये हो जाएगा आपका 4। क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, हमने आपको बताया कि अगर रूट में क्या होता है बच्चों, -1 होता है, तो इसको हम लिखते हैं आयोटा। इसको लिखा जा सकता है 4 ±√8 आयोटा डिवाइडेड बाई, अब √8 को कैसे लिखा जा सकता है, √8 को लिखा जा सकता है 2√2, 2 2 जा 8। तो इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 ±2√2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। तो 2 से 2 काट लेंगे कॉमन लेके, तो फाइनली आंसर कितना आएगा आपका, 2 ±√2 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना, 2 से डिवाइड किया है, फिर अलग इसको फिर अगर हम इंडिविजुअली डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 ±√2/2 आयोटा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, x की। यही आपसे पूछ रहा है सोल्यूशन। प्लस लेंगे तो एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और नेगेटिव लेंगे तो ठीक है अपोजिट या कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। यानी ये 8 का जो रूट्स होने वाले हैं x पे, यानी इसका जो सोल्यूशन होने वाला है वो ये होगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि हम फॉर ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट वेयर ए एंड बी आर टू नॉन जीरो सेट्स। यानी कि हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। वेन डायग्राम किसका ड्रॉ करना है? तो वेन डायग्राम ड्रॉ करना है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। क्या ये डिमॉर्गन्स थ्योरम का कुछ है क्या स्टेटमेंट? तो इसको हम जानते हैं बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग क्या लिखते थे? दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बाय डिमॉर्गन, बाय डिमॉर्गन। ठीक है। अब इसका जो वेन डायग्राम होगा वही इसका वेन डायग्राम होगा, तो इजीली हम इसका वेन डायग्राम अब बना सकते हैं। ये रहा हमारा यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू बोलते हैं। ये है हमारा सेट ए। ये है आपका सेट बी सपोज। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन बी को छोड़ करके इसके बाहर का, यानी इसको अपन लिख सकते हैं क्या? यूनिवर्सल सेट यू माइनस ए यूनियन बी। यानी ये डायग्राम बनाना है। यू मतलब पूरा, पूरे में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? यूनियन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी यूनियन क्या होता है आपका? ये वाले पार्ट को हम यूनियन बोलते हैं, दोनों के कंबाइंड। तो क्या हो जाएगा आपका जो डायग्राम बनना है, वेन डायग्राम, ये हो जाएगा आपका बच्चों, ये आपका ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बाहर का, दोनों सर्कल छोड़ के, ये जो होगा पूरा पार्ट, यही किसका पार्ट होगा? ये किसका डायग्राम होगा? यही डायग्राम होगा। बात समझ आ रही है? तो दिस इज वेरी सिंपल। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी। यानी बोला गया है क्वेश्चन 10 में बच्चों आपको कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या होता है? ऑल एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएटेड विद बी। यानी कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट बी में कंटेंट होते होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, जब हम बात करते हैं, मान लो ये कोई सेट है तुम्हारा बी है, ये तुम्हारा कोई सेट क्या है? ए है। तभी तो हम बोलते हैं इस केस में ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है। यानी ए का सारा एलिमेंट बी में लाइज करता है लेकिन बी का सारा नहीं करता होगा। यानी ए क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। एक बी सॉरी, बी क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, और बी को हम लोग बोलते हैं सुपर सेट। इस केस में अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो सबसे बड़ा ही वाला तो ही बनेगा, यानी ये किसके इक्वल होगा? ये बी के ही इक्वल होगा। आई होप आपको ये बातें समझ आई होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम मूव करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन 11 ये है आपका, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स हुज क्यूब इज ऑड। यानी कि हमें वे पॉजिटिव इंटीजर का सेट बनाना है जिनका क्यूब ऑड होता है। तो आपको पता है कि जितने भी पॉजिटिव ऑड नंबर्स होते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, इनका जब भी हम क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, ठीक है, और 7 का क्यूब, लाइक दिस, सबका जो क्यूब करेंगे ये हमेशा ऑड नंबर आना है। क्या आना है? ऑड नंबर आना है। ठीक है। तो इस तरह के टर्म को हम कैसे लिखेंगे, यानी इस वाले सेट को हम कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर के टर्म में? तो इसको लिखा जा सकता है द कलेक्शन ऑफ 2n+1, कलेक्शन ऑफ 2n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू होल नंबर्स बोल सकते हैं हम लोग। होल नंबर समझते हैं जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो जीरो रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3 मिलेगा। 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। ये जो सच डेट वाला सिंबल है, यानी जो सेट होना है, उस सेट को अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें तो यही सेट होगा 2n+1 एंड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है। इनका क्यूब हमेशा क्या होगा? ऑड नंबर, यानी कि इसका आंसर होगा ये वाला। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करें अपने। तो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्या है? असेसन रीजन है आपका। तो आई थिंक वो नेक्स्ट पेज पे होगा क्वेश्चंस। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ और इसे थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करेंगे। राइट। ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, सेशन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन रीजन में क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज 6 एंड ऑल एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट बी में है, तो बताना है कि देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज 9। क्या ये बात सही है कि गलत है? आप खुद ही समझो कि ये बता दिया गया है बी है आपका, ठीक है, ये बता दिया गया है ए है, इसके अंदर है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब तो यही होता है कि ए छोटा होगा बी से और ए का सारा एलिमेंट बी में लाइज करता होगा। ये तो स्टेटमेंट दे दिया गया है। तो इसमें बोला जा रहा है आपसे कि अगर ए में 3 एलिमेंट है और बी में 6 एलिमेंट है, बी में 6 होने का मतलब अगर यहाँ पे 3 है, वो भी तो बी में है, तो 3 यहाँ पे होगा। तो ए यूनियन बी, यानी दोनों को मिलाएंगे, ए यूनियन बी अगर दोनों को मिलाएंगे तो कितना ही एलिमेंट होगा? 6 ही एलिमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे कितने एलिमेंट की बात कर रहा है? 9 एलिमेंट की बात कर रहा है, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। यानी असर्शन आपका क्या है? गलत है। रीजन आइए। इफ ए एंड बी आर डिसज्वाइंट, डिसज्वाइंट होने का मतलब ए और बी, मान लीजिए एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर ये डिसज्वाइन है तो इनके बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? पाई होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर ये डिसज्वाइंट है तो इसके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। क्योंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो 5 में कितने एलिमेंट होते हैं? 0 होते हैं, तो लिखना है 0 नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। बात समझ में? यही तो है। यानी ये आपका स्टेटमेंट क्या है, रीजन क्या है? करेक्ट है, बट असर्शन क्या है? गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन बन रहा होगा वो ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, राम लिव्स हिज होम एट 3 p.m. on his bicycle having a wheel of radius 14 centimeter. He reaches a point 440 meter far at 3:45। कहने का मतलब यहाँ से राम चलता है साइकिल से, जिसका ये मान लेते हैं व्हील है। ये व्हील का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये चलेगा राम यहाँ से, तो कहीं एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। सपोज राम यहाँ पहुंच जाता है, सेम वही रेडियस रहना है, यानी ये भी 14 सेंटीमीटर रहेगा साइकिल का। ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बता दिया गया है आपका कितना है? 440, 440 मीटर है, ठीक है। तो अगर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो आपको पता है कितना हो जाएगा? 440 इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका फाइनली कितना हो जाएगा? 44000 सेंटीमीटर। यानी ये उतना सेंटीमीटर क्या करता है? ट्रेवल कर लेता है। ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि इसका रेडियस किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। यानी वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 44,000 सेंटीमीटर, और उसके साइकिल का जो रेडियस था कितना था? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक बातें हमको समझ आ गई। वो स्टार्ट करता है 3 p.m. से, यानी 3 p.m. से वो स्टार्ट करता है चलना और पहुंचता कितने पे है? 3:45 p.m. पे, यानी 45 मिनट में वो अपने डेस्टिनी पे पहुंचता है। यानी उसका जो टाइम टेकन है वो 45 मिनट है। ये हम लोग केस स्टडी से यहाँ तक बातें पता किए हुए हैं। अब आइए उसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। केस स्टडी का जो पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कितना? फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय द व्हील। ये जो व्हील है कितने चक्कर लगाती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचने में, यानी ये रील घूमेगी तभी तो यहाँ पहुंचेगी। तो कितने चक्कर यानी कितने राउंड वो घूम चुकी होगी, कितना रिवोल्यूशन वो कंप्लीट की होगी कि वो यहाँ पे पहुंची है। सिंपल सी बात है। जब भी व्हील चलेगी तो सरकमफ्रेंस के टर्म में चलेगी, यानी कि आप बताएंगे वन रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? आप कहेंगे 2 पाई आर करेगा। सर 2 पाई आर देख लेते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो 2 बार में ये कट गया इसको,
ये हो जाएगा 88 44 और ये हो जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर। यानी एक रिवोल्यूशन में वो कितना सेंटीमीटर चलता है? 88 सेंटीमीटर चलता है। तो उसको कितना चलना है? उसको टोटल चलना है 44,000। तो ये हो जाएगा आपका 88। ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी जितना भी चक्कर होगा इसी में हो जाएगा। 1 टाइम्स में गया और ये हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो अगर डिवाइड किया जाए तो ये हो जाएगा 0 के साथ कितने बार में? 5 टाइम्स में। यानी कि वो साइकिल से 500 जो है कि रिवोल्यूशन करेगा। आज समझ में आई? 500 रिवोल्यूशन करेगा अपनी डेस्टिनी को कवर करने के लिए। यानी 440 मीटर्स ट्रेवल करने के लिए उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा साइकिल के व्हील का? 500। यानी पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसका जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आर हैंड। ठीक है, यानी कि फाइंड द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड एट द 3:45 PM। यानी कि कहीं पे घड़ी में अगर 3:45 हो रही होगी तो यहाँ पे 3 होता है, अगर आपका 45 होता है। 3 पे ऐसे रहेगा और 45 पे ऐसे रहेगा। तो 9 पे 45 होता है, ये एग्जैक्ट वहां पे होगा, ये 3 वाला है तो थोड़ा ये 3 से डिफर हो जाएगा। यानी ये जो एंगल 180 होना था वो 180 नहीं होगा, कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला होता है, वो याद रखेंगे। क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू मॉडुलस में 1/2, फिर ब्रैकेट में 60 × H माइनस 11 × M। ठीक है, याद रखेंगे फार्मूला। ये क्या होता है? M फॉर मिनट हैंड होता है, H पर क्या होता है आपका? आर हैंड होता है। तो ये सिंपल है। यहाँ पे 3:45 पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो आर हैंड है वो घंटे वाली सुई है 3 पे है, और मिनट वाली जो सुई है वो किस पे है? 45 पे है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। मॉडुलस ओवर में सारी वैल्यू है, यानी नेगेटिव आएगी तो उसको क्या कर लेना है? पॉजिटिव कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपको 1/2 ब्रैकेट में 60 × 3 माइनस 11 × 45। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 6×3 = 18, 180, माइनस 11 × 5 = 55 का 5, 11×4 = 44, यानी 49। ये हो जाएगा आपका वैल्यू। इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो दिस इज 5 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका 9 में से 8 गया 1, और ये 4 में से 3, 315। इसको अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो ये फाइनली आ जाएगा 1, 5 दूना का 10, 1 11, 7 दूना का 14, यानी कि 57 कम्प्लीटली, और हाफ यानी कि 0.5। ये हो जाएगा आपका इसका एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव आ रहा था तो मैंने आपको बताया कि बाहर क्या होता है? मॉडुलस होता है जो इसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू इतनी आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी इतना डिग्री जो है कि एंगल बन रहा होगा। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो ये जो हाफ डिग्री आपको दिख रही है तो 30 मिनट में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। तो 157 डिग्री 30 मिनट। 30 मिनट कैसे पता चल गया? क्योंकि हमें पता है कि 1 डिग्री = 60 मिनट। तो अगर 0.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.5 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 0.5 मतलब 1/2 यानी 30 मिनट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात? यानी आप इस क्वेश्चन सेकंड को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। थैंक यू। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन 14 लिखा है, सपोज A1 A2 अप टू A30 आर 30 सेट हैविंग ईच 5 एलिमेंट्स एंड B1 B2 अप टू Bn आर n सेट ईच विथ 3 एलिमेंट्स। लेट union over from I to 1, I from 1 to 30, AI is equal to union over J from 1 to n, Bj equal to S. Assume each element of S belongs to exactly 10 of AIs and exactly 9 of Bj's. Find n. ठीक है, यानी कि ये जो दिया हुआ है A1 कामा A2 अप टू A30, ये 30 सेट है जिसमें
ईच सेट, ईच सेट कंटेनिंग या हैविंग एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, हैविंग 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट। ये बात समझ में आ रही है। उसी तरह हमारे पास क्या गिवन है, V1 V2 अप टू Vn, ये n सेट है। ईच सेट हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट, हैविंग एग्जैक्टली 3 एलिमेंट। बात समझ आ रही है। और उसमें एक और इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये जो यूनियन है आई फ्रॉम 1 to 30 ए आई, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है A1 यूनियन A2 यूनियन, ऐसे 30 है तो लास्ट से चलेंगे यूनियन A30 तक। बातें समझ में आ रही है। ये किसके इक्वल है? सेम वे में हम बी के साथ भी लिख सकते थे, लेकिन आप वो समझ रहे होंगे तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं बी जे। ये किसके इक्वल है? एस के इक्वल है। यहाँ तक बातें क्लियर है, किसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, यही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, और आगे जो दिया है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा है कि यहाँ पे जो एस के बारे में बात किया जा रहा है, एस, ये जो ये सारे एलिमेंट, ये एस है नॉट 5, ये क्या है? एस है। तो इस एस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बात। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एस है उसको हम मान लेंगे कि इसमें के एलिमेंट्स है, ये एक सेट होगा एस। तो लेट सेट एस हैव के एलिमेंट, के एलिमेंट, ठीक है। मान लिया कि सेट एस में कितने एलिमेंट है? के एलिमेंट है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली मेंशन होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टोटल एलिमेंट होंगे। अगर ये डिसजॉइंट सेट है, A1 में 5 एलिमेंट है, A2 में भी 5 एलिमेंट है, उसी तरह A30 में, तो कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे 5 into 30, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है? एस के इक्वल है। किसके इक्वल है? एस के इक्वल है, ठीक है। तो अगर हमने इसमें के एलिमेंट को एज्यूम किया हुआ है, कितने एलिमेंट को? के एलिमेंट को, तो आगे एक बात देखिएगा, इसमें लिखा है कि S belongs to exactly 10 of AIs। 10 of AIs मतलब 10 into K, 10 into K। तो फाइनली यहाँ से अगर हम देखें तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? K की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। कितनी आ जाएगी? यहाँ तक बातें समझ में आई। अब सेम वे में अगर हम दूसरी बात करें, बीजे के साथ बात करें, बीजे मतलब इसमें एन एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? अरे सॉरी, एन सेट है, ठीक है। यहाँ पे 30 सेट थे, यहाँ पे एन सेट है, और इसमें 5 एलिमेंट है, वहां पे कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, कितने सेट है? एन सेट है। अब ये किसके इक्वल है? देखिएगा आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली 9 BIs। एग्जैक्टली 9 BIs मतलब 9 into K। तो यहाँ से अगर n की जो वैल्यू होगी वही आपसे पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू 9 into K की वैल्यू कितनी है? 15 है, और ये डिवाइड बाई 3 है, तो 3 3 जा 9, 45, 45। यानी जो n की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 45। आई होप को ये समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? लेट R be a relation on QQ, मतलब set of rational numbers defined by R is equals to the collection of those A and B such that A comma B belongs to rational numbers and A minus B belongs to integer। तो so that कि अगर ये होगा तो गारंटी है ये भी होगा, ठीक है। तो आपको शो करना है कि अगर ये हो रहा है तो वो भी होगा। तो पहले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो अगर हम एक बात बताइए, अगर A कामा B R में बिलोंग करेगा, ए कामा बी आर में बिलोंग करेगा, तो बिलोंग कब करेगा? इसका कंडीशन है जब ए माइनस बी इंटीजर होगा। ए माइनस बी क्या होगा? इंटीजर होगा, ठीक है। तो अगर ए माइनस बी इंटीजर है, यानी ए माइनस बी बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप क्या बताइए, क्या बी माइनस ए इंटीजर होगा कि नहीं होगा? बी माइनस ए भी तो इंटीजर होगा। क्यों? जैसे अगर मैं पूछूं 5 - 6, आप कहेंगे -1। -1 इंटीजर होता है, लेकिन क्या मैं पूछूंगा 6 - 5, ये क्या आएगा? 1 आएगा। 1 भी तो इंटीजर होता है, यानी अगर a माइनस बी इंटीजर है तो गारंटी है b माइनस ए भी क्या होगा? इंटीजर होगा। जब a माइनस बी है तो a कामा बी आर में बिलोंग कर रहा है, तो b माइनस ए भी तो है, यानी कि इम्प्लाइज दैट b कामा ए भी क्या करेगा?
आर में बिलोंग करेगा, यदि ऐसा होगा तो। बात समझ में आई? तो ये पहला तो स्टेटमेंट यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? ये है कि इफ ए comma b belongs to R, मतलब A is related to B and B is related to C। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि A C से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। पहला स्टेटमेंट आपने क्या देखा, A माइनस बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि A माइनस बी ये एक इंटीजर होगा। क्या होगा बच्चों? इंटीजर होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो यही कह रहा है आपका, ये इंटीजर है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि बी माइनस सी भी क्या है, एक इंटीजर है। बी माइनस सी भी क्या है, एक इंटीजर है। ए माइनस बी भी क्या है, इंटीजर है। तो एक बात बताइए, अगर ए माइनस बी भी इंटीजर, बी माइनस सी भी इंटीजर, तो ए माइनस सी इंटीजर होगा कि नहीं होगा? गारंटी है कि ये भी क्या होगा, इंटीजर होगा। क्यों होगा? देन ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस सी बिलोंग्स टू आर बिकॉज ए माइनस सी, एक मिनट, ए माइनस सी बिलोंग्स टू, ठीक है। एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, जैसे अब मैं आपसे बोलूं कि दिस इज, मान लो 5 है, 5 - 2 ले लिया। क्या ये इंटीजर होता है? आप कहेंगे हाँ। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू कितनी है, 2। अब 2 - 6 ले लीजिए, ये भी क्या होता है, इंटीजर होता है। क्या 5 - 6 इंटीजर होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा इंटीजर सर। तो ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर के केस में वेरीफाई होगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसे आप काउंटर एग्जाम्पल देके इस तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। ठीक है, बात किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इसी का ओआर क्वेश्चन देख लेंगे। इसका ओआर क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी 15 का ओआर। क्वेश्चन 15 ओआर वाला, ठीक है। यदि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√ओवर एक्स माइनस मॉड ओवर एक्स का डोमेन बताना है। तो हमने आपको बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी फंक्शन लिखा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी फंक्शन लिखा होता है, हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का जो टर्म्स होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और चूंकि रूट में कोई भी वैल्यू लिखी हो तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होगी, तभी वो रियल वैल्यू देगी। क्या देगी? रियल वैल्यू देगी। बात समझ में आई? अगर रियल वैल्यू चाहिए तो रूट की चीज को हमें पॉजिटिव करना होगा, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी जो रूट में लिखी है वैल्यू एक्स माइनस मॉड ओवर एक्स, ये क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी इक्वल टू का सिंबल नहीं लगेगा। तो एक्स इज ग्रेटर देन मॉड ओवर एक्स। क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी नंबर अपने एब्सोल्यूट वैल्यू से हमेशा बड़ा हो? या कभी पॉसिबल है? चाहे पॉजिटिव ले लीजिए चाहे नेगेटिव ले लीजिए, अगर पॉजिटिव है तो क्या आपको 5 कभी भी 5 से बड़ा होगा मॉड ओवर 5 से? आप कहेंगे कभी नहीं बड़ा होगा। बोथ आर इक्वल, तो ये तो कभी नहीं होगा। नेगेटिव उठाइए, -5 क्या बड़ा होगा मॉड ओवर -5 से? -5 इज ग्रेटर मॉड ओवर मतलब 5। क्या कभी पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। जीरो के केस में भी कभी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो इस केस में जो इसका डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, इनपुटी हो जाएगा या पाई हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों इसका, डोमेन इज इक्वल टू पाई। पाई मतलब इम्पटी सेट, ठीक है। कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसके डोमेन में। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करिए। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन दिस वन। क्वेश्चन 16, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x²। इसका हमें डोमेन और रेंज चाहिए। तो फॉर डोमेन हमने आपको क्या बताया है, डोमेन कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में 1 + x², यानी ये ऊपर भी पॉलिनॉमियल नीचे भी पॉलिनॉमियल, ये रेशनल फंक्शन का एग्जांपल है जिसमें डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इज नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो क्या एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए कभी भी, -1
नहीं होनी चाहिए। आप बताइए, क्या किसी रियल वैल्यू का स्क्वायर कभी माइनस हो सकता है? रियल वैल्यू मतलब एक्स अगर रियल हुआ कोई तो कभी उसकी वैल्यू माइनस हो सकती है? तो आप कहेंगे सर कभी नहीं हो सकती है। जब ये कभी नहीं हो सकती है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर रख लेंगे, कभी भी वो -1 के इक्वल, उसका स्क्वायर कभी भी -1 के इक्वल नहीं आएगा। यानी इसका जो डोमेन होने वाला है, डोमेन वो क्या हो जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। बात समझ में आ रही है? ये हमेशा डिफाइन होगा। डोमेन का डेफिनेशन ही हम जानते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स विच मेक्स फंक्शन इज रियल। अब बात कर लेते हैं रेंज के लिए। फॉर रेंज, रेंज के लिए आपके पास 2 से 3 मेथड होता है। एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है। तो ट्रेडिशनल मेथड से हम इसको करें तो एफ ऑफ एक्स को हम अब क्या बोलते थे? वाई बोलते थे। ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। इसको एक्स के लिए सॉल्व करते थे हम लोग लास्ट टाइम में, तो ये ध्यान है आपको। तो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर को अगर लेके कॉमन किया जाए, एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो वाई -1 इज इक्वल टू -वाई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -वाई अपॉन वाई माइनस। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर -वाई अपॉन वाई। अब आपको पता है डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है? रियल वैल्यू है। एक्स क्या है? रियल वैल्यू है। एक्स है आपकी रियल वैल्यू। तो ये जो रूट वाली वैल्यू है ये भी क्या होनी चाहिए? क्योंकि इक्वल है, -वाई अपॉन वाई -1, ये भी क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। तो कोई भी रूट रियल कब होता है? जब रूट के अंदर क्या होती है? वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होगी तभी ये क्या होगी? रियल होगी। बात समझ आ रही है? जब वो पॉजिटिव होगी तो हम पॉजिटिव कैसे करेंगे? तो देखिए इसको कैसे करेंगे? ये जो रूट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि -वाई अपॉन वाई -1 मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू। ठीक है बात। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई अपॉन वाई -1 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। हमने आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को हम नंबर लाइन के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे नंबर लाइन के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, ये वाला। एक कोई नंबर है जिस पे वैल्यू ये कहीं पे 1 देगा और कहीं पे क्या देगा? 0 देगा। ठीक है बात। नंबर ऑफ फैक्टर देख लेंगे तो 2 है, यानी इवन नंबर है तो प्लस माइनस 10 से स्टार्ट होगा। वैल्यू सारी लेस देन 0 है यानी नेगेटिव है। इस तरफ का डिनोमिनेटर में 1 रखने पे नॉट डिफाइन हो जाएगा तो 1 पे रहेगा ओपन। यानी कि जो आपका y बिलोंग करने वाला है वो सेमी क्लोज 0 to 1। बात समझ में आई? यही y की वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो फाइनली जो इसका रेंज आ गया आपका, कितना आ गया बच्चों? ये आ गया 0 to 1। ठीक है बात। किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं? आई होप तो आपको ये बातें समझ में आई। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 16 हो चुका है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्हें cos 6x इज इक्वल टू इतना हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। cos 6x, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों? cos 2 into 3x लिख सकते हैं। और देखिए सारा जो ये टर्म है कॉस के टर्म में है, तो कॉस के टर्म वाला 2x वाला, अगर हम यहाँ पे 3x को थीटा समझे तो 2 थीटा होगा, तो इसको कॉस के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ये क्या होगा? 2 cos² 3x-1। बात समझ आ रही है? क्या यहाँ पे हमें 3x का फॉर्मूला पता होता है? बिल्कुल पता होता है। तो 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos³ 4 cos³ x -3 cos x 3 cos का पावर कितना है? स्क्वायर है माइनस। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। ये रहेगा टू एज इट इज, इसको सॉल्व करेंगे a-b का स्क्वायर। ये हो जाएगा 16 कॉस का 6 हो जाएगा पावर x, सेम प्लस ये 9 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स होता है तो 4 दूनी 24 हो जाएगा। 24 और ये हो जाएगा cos पावर 4, cos पावर 4x।
ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में क्या था, -1 को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 32, 32, 32, क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा इम्प्लाइज दैट 32, क्या मिल जाएगा हमें, 32 कॉस पावर 6x, और ये हो जाएगा आपका कितना, 32, ये 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, और यहाँ पे 24 में अगर हम मल्टीप्लाई करते 2 का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी 48 कॉस पावर 4x हो जाएगा आपका, और 9 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 18, तो प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका, और लास्ट में क्या है, -1। यही क्या है आपका, देखिए यही प्रूव करना था, 32 कॉस पावर 6x माइनस 48 कॉस पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स -1, यही है, यही है आपका प्रूफ, यानी ये क्या है, राइट हैंड, राइट है, हम लेके कैसे लेते हैं, लेफ्ट हैंड, ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉस 6। आई होप आपको ये भी बातें समझ में आई होंगी। अब इसके ओ आर का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ओ आर में क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसके ओ आर में क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके ओ आर में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको उसके इक्वल में दिखाना है। ये सब क्वेश्चन देख लीजिए कितने नंबर्स के हैं, ये क्वेश्चन, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, तो इसके पहले 3-3 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, चलिए ओ आर के क्वेश्चन को करते हैं। तो ओ आर में है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 2x इंटू cos x/2 माइनस cos 3x cos 9x/2 इज इक्वल टू sin 5x, sin 5x इंटू साइन 5x/2, ठीक है, चलिए हम यहाँ से उठाते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करते हैं, तो 1/2 हो गया बाहर, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 2 cos 2x इंटू cos x/2 माइनस 2 cos 3x cos 9x/, ठीक है, अब हमें पता है कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 1/2, चलिएगा देखिएगा, ये होता है cos a प्लस बी, यानी कि 2x प्लस x/, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos 2x माइनस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया, इधर आइए, माइनस -2 टाइम्स cos a cos b, वही सेम, 2 cos a cos b क्या हो जाएगा, तो अगर माइनस को मैं बाहर रखूँ तो ये हो जाएगा 2 cos a cos b सेम रहेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos a प्लस बी, यानी कि 3x प्लस 9x/2 इंटू कॉस प्लस cos 3x माइनस 9x/, तो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, आपका 1/2 सबसे बाहर चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 5x/2 कॉस 5x/2 प्लस, ये हो जाएगा आपका कॉस 4, 3x/2, 3x/, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 दूना का 6, 6 9 15, तो कॉस 15x/2, ये भी माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर -6, 3 दूना 6 -3, यानी कि 6 माइनस भी -3, -3 यानी +3, कॉस हमेशा माइनस को क्या करता है, प्लस कर देता है, तो ये कितना हो जाएगा 3x/, बात समझ में आई,
कॉस 3x/2 और 3x/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। इसको फिर से सॉल्व करिए। कितना है, 1/2 कॉस 5x/2 माइनस कॉस 15x/, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस बी का, क्या होता है, साइन के टर्म में होता है। तो 1/2 साइन एक्स प्लस 5/2, यानी कि दोनों को ऐड करेंगे तो 20/2 मतलब 4, यानी कि 5। कितना आ जाएगा, 5। तो हो जाएगा आपका 5, ठीक है, इंटू साइन वाई माइनस एक्स, यानी कि 15x-5, यानी 10x/4। 10x/4 मतलब 5x/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन 5x इंटू साइन 5x/, फॉर्मूला क्या यूज़ किया था हमने, फॉर्मूला यूज़ किया था कॉस एक्स माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स प्लस y/2 इंटू साइन वाई माइनस x/। यही फॉर्मूला यूज़ किया गया था, यही है आपका राइट हैंड। आई होप आपको ये भी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 नंबर में होगा, तो उसको देखिए कैसे डील किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, so that the real value of x will satisfy the equation। हमें शो करना है कि x की रियल वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है जब a² प्लस b² इज टू 1 होगा। के बाद a² प्लस b² इज टू 1 होगा, और वहाँ पे a और b क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है इक्वेशन 18 है। ये हो जाएगा 1 माइनस डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई मतलब आयोटा, इसके इक्वल है ए माइनस आई बी के टर्म में। और ए और बी को कैसे कंपेयर करके हम यहाँ पे लाएंगे, और सिंपल सी बात है, इस वाले टर्म का ये जो आपके लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है इसको रेशनलाइज कर लीजिए। 1 - IX 1 + तो रेशनलाइज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - IX को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो 1 तो स्क्वायर बन जाएगा। 1 - IX से क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। नीचे देखिएगा, 1² माइनस x² होगा, I² होगा, तो I² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है, a माइनस आई बी के इक्वल है, a माइनस आई बी के। तो स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस प्लस इसका स्क्वायर होता है, तो आई का स्क्वायर क्या होता है, माइनस, इसलिए ये ऐसा लिखा हुआ है मैंने, हो जाएगा -2 टाइम्स यस डिवाइडेड बाई क्या है आपका 1 प्लस इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल दिख रहे हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को बना लिया जाए, 1 - X² अपॉन 1 + X², ये रियल पार्ट हो जाएगा, और हो जाएगा आपका माइनस I 2x अपॉन 1 + X², ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट। ये किसके इक्वल है, a माइनस आई बी के इक्वल है। तो यहाँ से फाइनली a की वैल्यू आपने क्या निकाला, 1 - X² अपॉन 1 + X², और आपने b की वैल्यू क्या निकाला, 2x अपॉन 1 + X², ठीक है। आपको क्या दिखाना था, ये कब होगा कि so that a real value x will satisfy the equation if a² + b² is equals to 1। यानी a² + b² की वैल्यू 1 होगी तभी ये इसको सेटिस्फाई करेगा, अगर a b है रियल। यानी कि अब हम यहाँ पे क्या करें कि a² + b² इसको अगर 1 दिखा दे तो हमारा काम बन जाए, और ए और बी की वैल्यू हमको पता है, तो हम यही करेंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में ए और बी की वैल्यू रखेंगे, उसको 1 के इक्वल दिखाएंगे, तो हमारी कहानी टाटा बाय बाय हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिएगा, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 - X² अपॉन 1 + X² का होल स्क्वायर। और बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा,
टू एक्स अपॉन वन प्लस स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को ऐड कर दूंगा मैं। देखिएगा डिनोमिनेटर क्या है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर को ऐड करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो इसको सॉल्व कर लिया जाए तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स पावर आ जाएगा फोर, फिर आ जाएगा आपका माइनस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस फोर टाइम्स एक्स। ठीक है बात, तो थोड़ा और देखा जाए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाए तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है, इसको भी ओपन कर दिया जाए, ये वन प्लस, ये पावर फोर है, सॉरी पावर क्या है, फोर है, तो वन प्लस एक्स पावर फोर प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर। क्या दोनों सेम वैल्यू है, देखिए करके कितना आ गया, वन आ गया। नहीं, आपने प्रूव कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, जब ए और बी हमारे क्या है, रियल वैल्यू है। बात समझ आ रही है। तो आपका ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट और ये हमने कर दिया प्रूव। तो हम लोग बात करेंगे इसके ओवर वाले क्वेश्चन पे। तो चलिए ओवर का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका क्या है। ओवर का क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर with beta is equal to a magnitude of beta is equal to 1, find the find magnitude of beta minus a, यानी मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस ए अपॉन वन माइनस बीटा का कॉन्जुगेट इंटू, सॉरी अल्फा कॉन्जुगेट इंटू बीटा। तो चलिए देखिएगा सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको। लेट, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे बीटा इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा पूछ रहा है, कितना होगा, वन होगा। कैसे पता होता है कि अगर हमारे पास ए प्लस आई बी होता है, मान लो ये क्या है, कोई जेड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, ये होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो ये कितना आएगा, वन आएगा। बात समझ में आई, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा या मॉडुलस ऑफ बीटा विल बी वन। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अल्फा को अपने से कोई भी एज्यूम कर सकते, कोई भी नंबर, अल्फा के लिए कुछ भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, तो अल्फा मान लेते हैं, लेट क्या हो गया देन, एंड अल्फा इज इक्वल टू हमने मान लिया, सपोज कुछ भी मान लीजिए, वो आंसर वही से माना है, सपोज हमने मान लिया एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, एक्स प्लस आई। तो वैल्यू के सब्स्टिट्यूट किया जाए तो हमारे पास क्वेश्चन था बीटा माइनस अल्फा और वन माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट, तो ऊपर नीचे कर लेते तो अल्फा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आई, अल्फा की वैल्यू माइनस एक्स माइनस आई वाई, नीचे आइए, मैग्नीट्यूड है ऊपर का, नीचे आइए, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा वन माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, कॉन्जुगेट मतलब रियल पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो ये एक्स, सॉरी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, आई आई वाई हो, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे सेम वैल्यू ए माइनस आई, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा यानी आई का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड देखिएगा, ये हो जाएगा। रियल पार्ट को एक साथ रख लीजिए, रियल पार्ट एक्स है आपका, एक्स, और यहाँ से अगर हम माइनस को बाहर करें तो हो जाएगा आई माइनस बाहर कर दिया गया तो ये हो जाएगा वाई माइनस, इस वाले पार्ट से डिवाइड बाई, नीचे आइए, अब आई का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वन माइनस एक्स आई, ये माइनस का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, आई का स्क्वायर यानी माइनस, तो एक तरफ ले आइए, तो एक्स माइनस आई वन मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ओवर वन माइनस वाई एक साथ माइनस आई इंटू, बस फॉर्मूला जो ऊपर बताया वही अप्लाई कर लेंगे, यानी हमारी हो जाएगी सेट। तो क्या हो जाएगा देखिएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का स्क्वायर डिवाइड बाई
रूट में 1 - y² प्लस का स्क्वायर। तो 1 - y² करिए या y - 1 का स्क्वायर करिए, वैल्यू सेम होती है। इसका स्क्वायर करिए या इसका स्क्वायर करिए, वैल्यू सेम होती है। सारा कट के कितना आ जाना है, 1 आ जाना। इज वॉट 1। ठीक है बात, किसी को कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आप देखे होंगे कि अल्फा की वैल्यू x+i y ली है, तो अल्फा के लिए यहाँ पे कोई भी बात नहीं की गई है, तो अल्फा आप बिल्कुल इजिएस्ट ले सकते थे, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते थे। अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता विद इन अ मिनट, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता कि लेट हमें मैग्नीट्यूड बीटा को ही आई मानना है, कोई भी मान लेना है, हम 1 ही मान लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना ही होगा, 1 ही होगा। ठीक है। और हम यहाँ पे अल्फा को आई मान लेते हैं। ठीक है। तो आई मान लेते या कुछ और मान लेते, या 5 मान लेते, 2 मान लेते, जो हमारी मर्जी वो मान लेते। ठीक है। अल्फा का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया जाए। बीटा 1 माइनस अल्फा मतलब आई, तो मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट मतलब माइनस माइनस प्लस का आई, और इसका वैल्यू है 1, तो हो जाएगा। और इसका कॉन्जुगेट कर लेंगे तो ये देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ऊपर रूट में हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर। आई का कोफिशिएंट 1 है, -1 का यही होगा, तो यहाँ पे भी वही होगा, 1 का स्क्वायर प्लस दैट इज वॉट √2/√2 इज वॉट अगेन। कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप कंसीडर करते हैं, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो ये वैल्यू हमेशा क्या देगा, 1 देगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है अगर बोर्ड में, तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से नहीं करेंगे, और इसको आप इस तरीके से करेंगे जैसे मैंने बताया हुआ है। ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।